आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हुए। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है और पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। पूर्व संसद सदस्य को पहले 3 अक्टूबर को फतेह मैदान रोड स्थित कार्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नई तारीख मांगी और इसलिए उन्हें 8 अक्टूबर को बुलाया गया। सूत्रों ने कहा कि एससीए अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अजहरुद्दीन की भूमिका एजेंसी की जांच के दायरे में है। पिछले साल तेलंगाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और प्रेरित थे और यह उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा किया गया सिर्फ एक स्टंट था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम रुझानों पर भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने अभियान के दौरान पाकिस्तान का नाम भी लिया, कहा कि वे पाकिस्तान के साथ एलओसी व्यापार चाहते हैं और बातचीत भी करना चाहते हैं। इन सब के बावजूद हमने अच्छी संख्या में वोट और सीटें जीती। आज़ादी के बाद से यह बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। किसी ने तो बहुत लोगों को रिलीजियस के नाम पर बंटवारे के लिए प्रयास किया है, डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है, पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड करना चाहते हैं, आतंकवाद को छोड़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से बातचीत कराते हैं, ऐसा बहुत कुछ वो टेररिज्म को जोड़ के, रिलीजियस को जोड़ के प्रयास किया है। और मगर इतना करने के बाद भी जम्मू में और कश्मीर में हमारे को अच्छा वोट मिला, अच्छा सीट मिला। आज़ाद के बाद इतना बड़ा सक्सेस भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर हरियाणा और यहाँ क्या रहा, आपको क्या लगता है? ये तो है जो राहुल गांधी बार बार बोलते रहे, नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, हम कम करवाया, मगर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फ्रेंस कम नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है और जनता को भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस है। और ये इस चुनाव में हरियाणा में भी कांग्रेस मुक्त कर दिया है, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर हो गए। तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उमर ही सीएम बनेंगे। जो भी अभी गवर्नर किसको बुलाता है, कौन सा पार्टी को बुलाता है, वो डिपेंडिंग ऑन गवर्नर डिसीजन। आपको लगता है कि मेजोरिटी अभी हंग है, कोई पार्टी को अभी जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी नहीं है। अभी आज तक रिजल्ट, अभी तक जो इस समय का रिजल्ट अब तो तय नहीं किया, हम तय नहीं किया। अभी बैठना है, मीटिंग करना है, चर्चा करना है। हमारा विधायक आएंगे, चर्चा करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, क्या स्टैंड लेना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व जो मार्गदर्शन करेंगे, हमारा स्टेट लीडर्स का मार्गदर्शन डिसीजन लेंगे। आपको मालूम है 370 हिस्ट्री है भारत का, अभी कोई इसको हटा नहीं सकता है। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, नहीं हटा सकते। हैदराबाद के रियल एस्टेट बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। हाइड्रा द्वारा डिमोलाइजेशन के बीच पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में सितंबर 2024 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 25% की गिरावट आई है। रियल्टर्स इस मंदी के लिए हाइड्रा पर उंगली उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इसके चल रहे डिमोलाइजेशन ने संभावित खरीदारों को डरा दिया है। बाजार हिल्स जैसे कुछ क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में पंजीकरण संख्या स्थिर रहने के बावजूद संपत्ति की खरीद को लेकर डर बना हुआ है। हालांकि रजिस्ट्रेशन में एक व्यापक गिरावट ने हैदराबाद के एक समय फलते फूलते रियल एस्टेट बाजार पर गहरा प्रभाव डाला है। कई लोगों ने सरकार से रियल एस्टेट क्षेत्र को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ अपने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को संतुलित करने का आग्रह किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जाति जनगणना के नाम से मशहूर सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट को 18 अक्टूबर को चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और सरकार बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में 29 फरवरी को सीएम सिद्धरामैया को रिपोर्ट सौंपी थी। समाज के कुछ वर्गों और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी आपत्तियों के बीच रिपोर्ट सौंपी गई। कर्नाटक के 2 प्रमुख
प्रमुख समुदायों ओकालियाग और लिंगायत ने सर्वेक्षण के बारे में आपत्ति जताई और इसे अवैज्ञानिक बताया है और मांग की है कि इसे खारिज किया जाए और एक नया सर्वेक्षण कराया जाए। सिद्धरामैया ने पिछड़ा वर्ग समुदायों के मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के लिए सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई नहीं आया। बैठक में भाजपा एमएलसी एन रवि सहित लगभग 30 विधायक शामिल हुए। केरल के पुलिस प्रमुख शेख दरवेश और मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन मल्लपुरम में सोने की तस्करी के बारे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष पेश नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने राजभवन को एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निर्वाचित सरकार को सूचित किए बिना अधिकारियों को बुलाना राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार से परे है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मल्लपुरम में सोने की तस्करी और राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे धन और पीवी अनवर विधायक द्वारा फोन टैपिंग के आरोपों के बारे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की टिप्पणी पर सीधे स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन बुलाया। राज्यपाल ने उन्हें आज शाम राजभवन में पेश होने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले भी इसी मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी गई थी जो प्रस्तुत नहीं की गई थी। 30 सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट में मलप्पुरम जिले में सोने की तस्करी के बारे में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की टिप्पणी को जिम्मेदार ठहराया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाद में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उद्धरण गलत तरीके से उनके नाम से प्रसारित किए गए थे। सीपीएम के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया इस मुद्दे पर झूठी बातें फैला रहा है। प्रकाशन ने इस मामले में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला यही खत्म हो जाना चाहिए था। हालांकि यह दावा करते हुए एक कहानी गढ़ी गई कि सरकार के पास एक पीआर एजेंसी है। सच्चाई यह है कि सरकार के पास ऐसी कोई पीआर प्रणाली नहीं है। मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ मीडिया आउटलेट संदेह पैदा करना और झूठी बातें फैलाना जारी रखते हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर के.बी. कोलीवाड़ ने आज कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एमयूडीए मामले ने हरियाणा में पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित किया है। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कोलीवाड़ ने कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान एमयूडीए घोटाला एक बड़ा मुद्दा था जिसने कांग्रेस को प्रभावित किया। उन्होंने आगे कहा कि सीएम सिद्धरामैया से अपने पद से इस्तीफा देने का आग्रह करने वाले अपने पहले के बयान पर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान को वापस नहीं ले सकता कि सीएम सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए और जाँच का सामना करना चाहिए। मैंने कांग्रेस पार्टी के हित में बयान दिया था। कोलीवाड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रभावित होती है तो नोटिस जारी किया जाएगा। इस संबंध में मेरा बयान पार्टी के हित में था। मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, मैं पार्टी को बचाने की दिशा में काम करता हूं। उन्होंने कहा एआईसीसी नेतृत्व मुझे चेतावनी क्यों देगा, मैं वरिष्ठ नेता हूं, मैं एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मित्र हूं। उन्होंने कहा कि पता नहीं जातीय जनगणना पर कंथराज आयोग की रिपोर्ट अवैज्ञानिक कैसे थी। किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा और इसमें देरी की कोई वजह नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि बड़ी जीत यह है कि जम्मू कश्मीर में 68% लोगों ने चुनाव में भाग लिया। उन्होंने भाग लेकर दिखाया कि वे भारत के साथ हैं। कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर का रिजल्ट वो अलग तरीका से देखना पड़ेगा। वो जम्मू में जनता 68% पार्टिसिपेट किया है ना, वो बड़ा जीत है। क्या कहते थे पहले, जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं है, ऐसा बोलते थे ना। वो लोग वोट दे करके हम भारत के साथ है ऐसा दिखाया है, मैसेज दिया है। और दूसरा बहुत भाजपा के खिलाफ अपप्रचार किया। उसके बाद में भी भाजपा पिछले चुनाव में 30 सीट जीते थे, इस बार मुझे लगता है 29 के आसपास में है। हाँ, ये उसमें संविधान जीता है। पहले बार रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में मिला है, पहले बार SC/ST रिजर्वेशन मिला है। हमको 29 सीट मिला। कांग्रेस को कितना मिला जम्मू कश्मीर में? केवल 6 सीट मिला। कांग्रेस क्या कहा? कांग्रेस AICC प्रेसिडेंट वहां जाकर के फिर 370 लागू करेंगे ऐसा भाषण दिया। उनको केवल 6 सीट दिया।
हमको 29 सीट दिया। सबसे आगे कौन सा पार्टी है? भाजपा है। तमिलनाडु के नीलांबूर के विधायक पीवी अनवर को राजनीतिक झटका देते हुए मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कथित तौर पर निर्दलीय विधायक से मिलने से इनकार कर दिया है, जो डीएमके की केरल इकाई में शामिल होना चाह रहे थे। इस कदम को स्टालिन द्वारा डीएमके के प्रमुख सहयोगी सीपीआईएम, जो केरल में एलडीएफ का नेतृत्व करता है, और कांग्रेस, जिससे अनवर ने पहले राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, उनके साथ तनाव से बचने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। केरल में राजनीतिक तूफान के केंद्र में रहे अनवर ने कथित तौर पर पार्टी के केरल प्रभारी मुरुगेसन के माध्यम से डीएमके नेतृत्व से संपर्क किया। कांग्रेस से खुद को दूर रखने और सीपीआईएम के भीतर घर्षण पैदा करने के बाद उन्होंने द्रविड़ पार्टी में शामिल होने की कोशिश की। हालांकि डीएमके सूत्रों ने पुष्टि की है कि स्टालिन ने अनवर के बैठक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जो विद्रोही नेता के साथ बातचीत करने के लिए डीएमके की अनिच्छा का संकेत है। वर्तमान में नीलांबूर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक स्वतंत्र विधायक अनवर ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एमआर अजित कुमार और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके राजनीतिक सचिव के शशि के कथित समर्थन से तस्करी को लक्षित करने वाले पुलिस अभियानों के दौरान जब्त किए गए सोने के एक हिस्से को दूसरी जगह भेजने का आरोप लगाकर केरल में हलचल मचा दी है। अनवर का राजनीतिक सफर उथल पुथल भरा रहा है। मूल रूप से कांग्रेस के पदाधिकारी रहे अनवर ने पार्टी छोड़ दी और सत्तारूढ़ सीपीआईएम के समर्थन से 2 बार विधायक बने। हालांकि पिनरई विजयन के खिलाफ उनके हालिया आरोप वामपंथी नेतृत्व के साथ संबंधों को खराब कर दिया है, जिसके कारण उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में विफल तलाशने पड़े हैं, जिसमें डीएमके में संभावित बदलाव भी शामिल है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।